largest deportation program in the history of US। अमृतसर में क्यों छोड़ा गया, न्यू दिल्ली में क्यों नहीं छोड़ा गया, उसमें 30 ही पंजाब के लोग थे। कभी ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आके आप बड़ी कॉर्पोरेट जॉब्स में ये लोग लग जाते हैं, डंकी मारने के बाद भी क्या हालात हैं यहाँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिंदगी के कुछ पल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो भाई यूएस में इमिग्रेंट लीगल हो या इलीगल हो, उसे किसी ना किसी इमिग्रेशन प्रोसेस में कभी ना कभी उलझना पड़ता ही है जब तक उसका ग्रीन कार्ड नहीं आ जाता है। तो लीगल इमिग्रेंट्स के स्ट्रगल के बारे में मैं अपना एक्सपीरियंस किसी और दिन आपके साथ शेयर करूंगी। आज बात करते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स के बारे में और जो मास डिपोर्टेशन यूएस में चल रहा है फुल जोरों शोरों पे। अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट्स का डिपोर्टेशन वाज वन ऑफ द की पॉलिसीज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के इलेक्शन एजेंडा में, इस बार भी और पिछली बार भी। तो हमने ये तो एक्सपेक्ट किया था कि जैसे ही ट्रंप की सरकार आ जाएगी वैसे ही हमें कुछ ना कुछ इसके अराउंड मूवमेंट देखने मिलेगी, लेकिन हमने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि इतनी जल्दी इतने सारे डिपोर्टेशंस जो हैं वो हो जाएंगे। बहुत दिन से हम सुन रहे थे कि मिलिट्री वालों ने इतने लोगों को अरेस्ट कर दिया, मिलिट्री प्लेन में जो है इतने इलीगल इमिग्रेंट्स को बिठा के मेक्सिको छोड़ा जा रहा है, कोलंबिया छोड़ने गए हैं। कोलंबिया वालों ने तो लेने से इनकार भी कर दिया। फिर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जो है उनके टैरिफ बढ़ाने की बात की, तो इवेंचुअली कोलंबिया वालों ने गिव अप करके जो है अपने नेशनल्स को एक्सेप्ट कर लिया। कल फाइनली इंडियंस की भी बारी आ गई भाई, इंडियंस को भी मिलिट्री प्लेन में बिठा के अमृतसर ड्रॉप किया गया। अब एक तो कंट्रोवर्सी इसके अराउंड ये चल रही है कि अमृतसर में क्यों छोड़ा गया, न्यू दिल्ली में क्यों नहीं छोड़ा गया, उसमें 30 ही पंजाब के लोग थे, उसमें तो हरियाणा के भी लोग थे, उसमें गुजरात के भी लोग थे, तो न्यू दिल्ली में छोड़ना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम इस पॉलिटिकल डिस्कशन में नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे अकॉर्डिंग न्यू दिल्ली भी इंडिया में है, अमृतसर भी इंडिया में है, और वो लोग किसी भी स्टेट को क्यों ना बिलोंग करते हों, वो हैं हमारे लिए इंडियंस ही। तो हम इस मुद्दे को नहीं यहाँ पे उठा रहे हैं। लेकिन मेन पॉइंट ये है कि अभी सिर्फ हंड्रेड्स में जो है इंडियंस को डिपोर्ट किया गया है, लेकिन ऑलरेडी मैनी थाउजेंड्स में इंडियन इलीगल इमिग्रेंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया गया है ऑलरेडी बाय द गवर्नमेंट, और वो आने वाले दिनों में इवेंचुअली डिपोर्ट भी होंगे। हालांकि जो इलीगल इंडियन इमिग्रेंट्स का एक्चुअल नंबर है वो तो लाखों में ही है। इंडियंस जो हैं वो यहाँ पे थर्ड लार्जेस्ट ग्रुप हैं जो इलीगल इमिग्रेंट्स में आइडेंटिफाई होते हैं। मोस्टली द फर्स्ट हाईएस्ट इज़ आई थिंक मैक्सिकन, बट बहुत सारे इंडिया के लोग जो हैं वो इलीगली हर साल एंटर करते हैं, ये जानने के बावजूद भी कि ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन आने वाली है, भाई रूल्स स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, ये कॉन्सिक्वेंसेस को जानने समझने के बाद भी हर साल लाखों की तादाद में बहुत सारे और कंट्रीज़ के भी, लेकिन इंडियंस भी जो हैं यूएस बॉर्डर्स क्रॉस करते हैं इलीगली। अब इस डिपोर्टेशन के चलते जो है यहाँ पे लोग दो ग्रुप्स में बढ़ चुके हैं, एक जो इसे सपोर्ट कर रहे हैं, दूसरे जो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो टेक्सास में, एलए, कैलिफोर्निया में जो है 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहा है आस्किंग कि ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, और कुछ लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं, बॉर्डर्स को सिक्योर करना इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, इलीगल इमिग्रेशन जो है उसे कम्प्लीटली ख़त्म करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस चाहिए ही चाहिए हैं। तो जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं दे आर सेइंग अमेरिका फर्स्ट, एज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सेज कि अमेरिका फर्स्ट, और वो लोग कुछ गलत भी नहीं कहते हैं। बहुत सारी कंट्रीज़, इवन इंडिया, वी आर सपोर्टिंग मेड इन इंडिया, चाइना मेड इन चाइना। तो चाइना तो अगेन अपने सोशल मीडिया के ऐप्स को भी कि चाइनीज़ ऐप्स होने चाहिए। तो बहुत सारी कंट्रीज़ अपने कंट्री के को पहले प्रायोरिटाइज़ करती है एज द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डूइंग। बस मुझे एक चीज़ जो मैं यहाँ पे मुझे समझ में नहीं आती है कि वो अमेरिका फर्स्ट तो कर रहे हैं, विच इज़ वेरी अंडरस्टैंडेबल, लेकिन ही इज़ यूजिंग मिलिट्री रिसोर्सेज फॉर दिस डिपोर्टेशन पर्पसेस, जो कि बहुत ही एक एक्सपेंसिव अफेयर पड़ रहा है अमेरिका को। तो कहीं ना कहीं इकॉनमी पे थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो इस चीज़ का होगा ही। तो अब इंडिया की तो फ़्लाइट सबसे लंबी थी, तो इंडिया की फ़्लाइट का अगर एक्सपेंस की बात करें तो तकरीबन 25 लाख पर आवर के हिसाब से जो है यूएस उसका एक्सपेंस अफोर्ड करेगा। तो एक तरफ हम अमेरिका फ़र्स्ट कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकन मिलिट्री के रिसोर्सेज को जो है इस डिपोर्टेशन प्रोजेक्ट के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मेरे लिए कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन मैं कहीं ना कहीं जो है जो लोग इसे सपोर्ट कर रहे हैं उनके लॉजिक्स के साथ सहमति रखती हूँ।
और ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हो रहा है तो इसलिए बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। ऐसा नहीं है कि पिछले कुछ सालों में डिपोटेशंस नहीं हुए हैं। 2023 में 24 में आई थिंक 1100 लोगों को डिपोर्ट किया गया है। बस कुछ डिफरेंसेस ये थे कि पिछले कुछ सालों में जब डिपोटेशंस होते थे तो वो ये था कि कोई किसी क्रिमिनल चार्जेस के अंदर अरेस्ट हो गया और कोई बड़े क्रिमिनल चार्ज के अंदर अरेस्ट हो गया, अनडॉक्यूमेंटेड है, तो देन द अल्टीमेट पनिशमेंट इज़ डिपोटेशन। लेकिन अब क्या हो रहा है कि ये खुद आइडेंटिफाई कर रहे हैं और फिर उनको डिपोर्ट कर रहे हैं। प्लस अब ये नहीं है कि कोई बड़ा क्राइम करते आप पकड़े गए तो ही आपको डिपोर्ट किया जाएगा। अगर आप किसी छोटे मोटे क्राइम के अंदर भी अंदर हो गए और आपके पास लीगल डॉक्यूमेंटेशन नहीं है तो फाइनली आपको डिपोर्ट ही किया जाएगा अंडर लेक रिली एक्ट। अब ये एक्ट क्या है? ये एक्ट ट्रम्प सर ने जो है इम्प्लीमेंट किया है। वो क्योंकि एक इमिग्रेंट जो एक छोटे मोटे कुछ क्रिमिनल चार्जेस के लिए पहले अरेस्ट होता था, लेकिन उसने एक बड़ा क्राइम किया जहाँ पे उसने एक अमेरिकन बच्चे को मार दिया। उस अमेरिकन बच्चे का नाम लेक रिली था। तो उसके बाद जो है ये लॉ इम्प्लीमेंट हुआ कि अब अगर कोई चोरी चकारी, शॉपलिफ्टिंग, इन सब छोटे क्राइम्स के चक्कर में भी कोई इल्लीगल इमिग्रेंट कोई भी अरेस्ट हुआ और उसके पास अपने लीगल स्टेटस के डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए तो सीधा सीधा भाई डिपोटेशन होगी और कुछ उनसे पूछा नहीं जाएगा, कुछ समझा नहीं जाएगा। और ये सब लोग जो वो पकड़ पकड़ के जो है मिलिट्री प्लेन्स में बिठा के जो डिपोर्ट कर रहे हैं, ये सब लोग कहीं ना कहीं अब डॉक्यूमेंट हो रहे हैं और ये वापस यूएस ट्रैवल भी नहीं कर पाएंगे। अब इन लोगों के ऊपर बैन्स लग रहे हैं 5 साल का, 10 साल का, 20 साल का, एज पर देयर स्टेटस। लेकिन आप ये सोचिए कि अब क्योंकि इनको ऑफिशियली डिपोर्ट कर दिया गया है, दे आर अंडर दैट डिपोर्टेशन डॉक्यूमेंट, तो अब ये यूएस कभी नहीं आ पाएंगे। अब इन इलीगल इमिग्रेंट्स में कुछ तो वही हैं जो यहाँ लेबर कर रहे थे, गैस स्टेशंस पे काम कर रहे थे, स्टोर्स पे काम कर रहे थे कैश में, लेकिन कुछ इमिग्रेंट्स ऐसे भी हैं जो एकदम वेल सेटल्ड थे, जिन्होंने घर बना लिए थे, प्रॉपर्टीज़ बना ली थी एंड इवेंचुअली बच्चे भी यहाँ पैदा हो गए थे। वहाँ पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि वहाँ पे फैमिली सेपरेशन होगा। अगर पेरेंट्स इलीगल हैं और बच्चे जो हैं यहाँ के सिटीजन्स हैं, अभी पेरेंट्स को स्पॉन्सर नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे एक इम्पैक्ट ये है कि उनको अपना घर बार छोड़ के, बच्चों को भी छोड़ के अपने देश को वापसी करनी पड़ेगी और फैमिली सेपरेशन को डील करना पड़ेगा। अब इस ग्रुप में कुछ ऐसे लोग भी हैं, वर्किंग क्लास वाले, जिन लोगों का वीज़ा एक्सपायर हो गया था, लेकिन एक्सपायर होने के बावजूद भी वो यहाँ रह रहे थे, विच वॉज इलीगल, तो वो भी इस डिपोटेशन का सामना करेंगे। लेकिन उनके लिए भी एक इम्पैक्ट ये है कि वो पहले तो लीगल स्टेटस में थे, अब इलीगल स्टेटस में थे, तो कहीं ना कहीं एज इलीगल इमिग्रेंट डॉक्यूमेंट हो गए, तो उनको भी इन फ्यूचर यूएस ट्रैवल करना और सब करना प्रॉब्लमेटिक होगा। लेकिन मैक्सिमम ऑफ जो ये लोग हैं, ये वो हैं जो डंकी मार के आए हुए हैं। और ये चीज़ मतलब मुझे ये सारे न्यूज़ के बाद, स्पेशली ये जो कल का न्यूज़ आया कि भाई कुछ हंड्रेड्स में जो है इंडियंस को डिपोर्ट किया गया है और उसमें एक 4 साल का बच्चा भी है। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग कि वो 4 साल का बच्चा इलीगल इमिग्रेंट वो कैसे एंटर किया होगा यूएस में। डंकी मार के अगर किया होगा तो इट इज़ जस्ट बियॉन्ड इमेजिनेशंस कि उसने क्या गो थ्रू किया होगा। डंकी का प्रोसेस तो भाई मेरे को बिल्कुल समझ में नहीं आता है कि आप जो हैं 25 से 40 लाख रुपए खर्च करके अपनी लाइफ को भी रिस्क करते हैं और मतलब पीछे से भी। अब अगर किसी के पास 25 लाख रुपए या जितने भी पैसे इसमें लगते हैं, हमें जितना मालूम है, इट इज़ लाइक एक 25 से 40 लाख की रेंज होती है और इतने पैसे आप डंकी पे खर्च करते हैं। वाई? और इतने पैसे या तो आप कर्जा लेते हैं या अपनी ज़मीन गिरवी रखते हैं, प्लस अपनी लाइफ को रिस्क करते हैं कि इतने दिन, इतने महीने, कितनी कंट्रीज़ के जंगलों से हो के यूके में एंटर करना या यूएस में एंटर करना। इस पूरी जर्नी के दौरान बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। भाई आप अपने माँ बाप का सोचिए। मुझे एक बारी में उन लोगों का इमोशन समझ में आता है जो कि यार शायद वॉर इम्पैक्टेड कंट्रीज से जो है मजबूरी में डंकी मार रहे हैं, बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर फैमिलीज की वॉर इम्पैक्टेड कंट्रीज में रहेंगे तो वैसे भी मर जाएंगे, तो एटलीस्ट डंकी ट्राई करके किसी और कंट्री में एंटर कर लेते हैं। लेकिन जो लोग अच्छा खासा, अगर इंडिया की बात करें, वो वॉर इम्पैक्टेड नहीं है, तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि अगर कोई मजबूरी में भी है तो ये वाला राउट क्यों पकड़ना है।
और डंकी मार के भी ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे आके आप बड़ी एक कॉरपोरेट जॉब्स में ये लोग लग जाते हैं। डंकी मारने के बाद भी क्या हालात हैं यहाँ पे कि एक कमरे में 10-10 लोग रह रहे होंगे और लेबर जॉब करेंगे, छुप छुप के करेंगे, कैश पे करेंगे, क्या करना है, गैस स्टेशंस पे जॉब करते हैं लोग, स्टोर्स में जॉब करते हैं, मॉपिंग भी करनी पड़ती है, सब कुछ करना पड़ता है। और फिर एंड ऑफ द डे छुप छुप के एक कमरे में बहुत सारे इमिग्रेंट्स को रहना पड़ता है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आने के बाद जो है लाइफस्टाइल एकदम बहुत मज़े की है। तो यही नहीं मुझे समझ में आता कि यहाँ पे आके आपको वो लाइफस्टाइल गवारा है 25 लाख 40 लाख रुपए लगा के, लेकिन बैक इन इंडिया वही 25 लाख का बिजनेस करने के लिए तैयार नहीं है। तो अब रीजंस जो ये लोग देते हैं डंकी के उस पे कि अनएम्प्लॉयमेंट है, ये है, वो है, वहाँ समझ में नहीं आता है इंडिया में, लेकिन यहाँ भी तो लेबर ही करना है ना। तो वही लेबर इंडिया में क्यों नहीं करना है? लेबर छोड़िए, उतना ही पैसा लगा के आप अपनी लाइफ को रिस्क कर रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता है कि आप जिंदा बॉर्डर क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, और पीछे अगर खुदा ना खास्ता उस रास्ते में कुछ हो गया आपको, तो पीछे पेरेंट्स का क्या, फिर उस कर्जे का क्या? इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। यही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या क्रेज है यूएस कंट्री के लिए या किसी भी अब्रॉड कंट्री के लिए जहाँ पे लोग डंकी मार मार के बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं और इतना ज़्यादा अपने आप की लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ रिस्क कर रहे हैं। कि व्हाट डज दिस कंट्रीज गिव यू? एक डॉलर है भाई, आप इंडिया में भी बैठ के अगर उतना कमाएंगे अपने, अब लोग कहेंगे कि हम लोग तो यूएस में है, कहना आसान है, ब्ला 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 ब्ला। ऐसा नहीं है। हम लोग 20-21 साल 22 साल की उम्र में मास्टर्स करने निकल आए थे इंडिया से, और अब हम लोग उस स्टेज में हैं, ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं, क्योंकि बच्चे यहाँ पैदा कर लिए हैं। लेकिन इस कंट्री में ऐसा कुछ नहीं है कि लोग अपना सब कुछ रिस्क करके और फिर यहाँ पे पूरी लाइफ छुप छुप के अंटिल आप एक डॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट नहीं हो जाते, आप अपनी ज़िंदगी के 15 साल 20 साल न जाने कितने साल जो हैं एक गुमनाम ज़िंदगी इसलिए जीते हैं क्योंकि आपको बस अमेरिका, कनाडा, यूके ऐसी कंट्रीज़ में रहना है। बहुत हार्ट ब्रेकिंग सी ये चीज़ लगती है मुझे जब मैं बच्चों के बारे में सुनती हूँ, और इवन आजकल तो मूवीज़ में भी दिखाते हैं कैसे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनको माँ बाप डंकी मरवाते हैं, प्लस इवन बैचलर्स भी। देयर इज़ सो मच इन योर लाइफ अहेड, देयर इज़ सो मच इन द कंट्री बैक देयर कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट इन सारे जंगलों से गो थ्रू करना। इवन हम इतनी स्टोरीज सुनते हैं जहाँ पे सारे जंगलों में इतने सारे इमिग्रेंट्स जो शायद डंकी मारने की कोशिश कर रहे थे, बॉर्डर्स क्रॉस करने की कोशिश कर रहे थे, देयर बॉडीज आर जस्ट लाइंग देयर रॉटन, हाफ ईटन एंड व्हाट नॉट। तो अभी मैं बात भी कर रही हूँ आप लोगों से तो मुझे गूज़बम्प आ रहे हैं कि वाई देयर इज़ सो मच ऑफ अ क्रेज़ फॉर अ फॉरेन कंट्री। ठीक है, वॉर इम्पैक्टेड कंट्रीज़ चलो समझ में आ गया, कुछ ऐसी कंट्रीज़ जहाँ पे बहुत गरीबी है कि लोग भूखे ही मर रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि एटलीस्ट ट्रायल कर लेते हैं, ऐसे भी मर रहे हैं, अगर वैसे भी जान गंवाएंगे तो गंवाएंगे। लेकिन वाई इंडियंस? अगर छोटे छोटे गांव में भी हैं, ऐसी भी कई जगह पे हैं, लेकिन तो वाई? कुछ इंडिया के ही बड़े शहरों में आप शिफ्ट होके कुछ अच्छा बिजनेस कर लीजिए, बट ऐसे अपनी जान मत गवाइए। ऐसे ही किसी और कंट्री में जाके जब हम न्यूज़ सुनते हैं ना कि इतने इंडियंस जो हैं, इन लोगों ने इलीगली बॉर्डर क्रॉस कर लिया, इतने इंडियंस जो हैं अब वापस डिपोर्ट किए जा रहे हैं, तो वी एज इंडियंस फील कि यार एक बंच ऑफ पीपल की वजह से खामखा नाम खराब हो रहा है। लेकिन जो लोग ये कर भी रहे हैं उन्हें भी यहाँ पे कोई बहुत बढ़िया लाइफस्टाइल नहीं मिल रही है। तो व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ दिस होल थिंग कि आप इंडिया से पहले यहाँ मूव हों, फिर यहाँ से डिपोर्ट हों अननेसेसरली, जो हैं अपने पेरेंट्स। अभी हम न्यूज़ पे देख रहे हैं, पेरेंट्स रो रहे हैं, उन्हें ये तो पता चला है कि हमारा बच्चा डिपोर्ट होने के बाद यहाँ आ रहा है, लेकिन अभी तक आया नहीं है। दे आर स्ट्रगलिंग, दे आर इवन वन ऑफ द स्टोरी आई हर्ड कि एक इंसान ने 42 लाख रुपए लगा के अभी कुछ ही दिन पहले, कि अभी 2 महीने भी नहीं हुए, 42 लाख रुपए लगा के जो है वो यूएस पहुंचा था, अभी अरेस्ट होके वापस डिपोर्ट भी हो गया, और वो उसने कर्जा लिया था। सो व्हाट इज नेक्स्ट फ्यूचर? अब वो जो कर्जा लिया था वो उतारेगा?
और इट इज़ लाइक स्टार्टिंग द लाइफ अगेन। तो क्यों कर रहे हैं ये लोग ऐसे? मुझे इनके माइंडसेट को ही समझना बहुत डिफिकल्ट लगता है कि क्या ऐसी मजबूरियां हैं या क्या ऐसे लोगों के माइंडसेट है। इफ़ इट इज़ ऑल अबाउट क्रेज़ तो बहुत ही अनबिलीवेबल है कि भाई क्यों आप अपनी जो है इतनी ज़िंदगी को तबाह करने पे तुले हुए हैं। मजबूरियां, चलो उस पर कमेंट नहीं करते हैं। और एक ये जो चीज़ है इंडिया में बैठे हुए लोगों के लिए भी स्पेसिफिकली, कि यहाँ पे बैठ के जी अमेरिका में ऐश हो रही है या कनाडा में या यूके में, बाहर वाली कंट्रियों में जो है ऐश करते हैं हम लोग, यहाँ कुछ ऐश नहीं है। यहाँ दोनों लोग कमा रहे हों, आपके बच्चे हों, आपका घर परिवार हो, इट इज़ एक्चुअली नेक टू नेक चलता है कि आप जितने डॉलर्स कमा रहे हैं उतने ही डॉलर्स आप जो हैं खर्च भी कर रहे हैं, क्योंकि एक्सपेंसेस भी वैसे हैं। उन डॉलर्स की अयाशी तभी है अगर आप उसे इंडिया भेजें, इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें, तो फिर आप इंडिया में जाके शायद अयाशी कर सकते हैं। तो कुछ ऐश नहीं है इन कंट्रीज़ में। प्लीज़ जो भी अब, एंड आई डोंट नो कि ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस देखने के बाद भी अभी भी लोग और होंगे जो ये सारी चीज़ें सेटल होने के बाद अगले साल फिर सोचेंगे कि डंकी मार लेंगे। मत कीजिए। अब व्हाट नेक्स्ट आफ्टर दिस? बैक इन अक्टूबर 2024 एक न्यूज़ आई थी कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो 226 साल पुराना एक लॉ लेके आएगी, विच वाज 1978 एलियन एनिमीज एक्ट, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान यूज़ हुआ था टू डिटेन नॉन सिटीजन्स ऑफ जापानीज, जर्मन, इटालियन, उन डिसेंसी के लोगों के लिए। अब ये रूल वो क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहते थे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन? क्योंकि अगर वो नॉर्मल प्रोसीडिंग्स के तहत डिपोर्टेशंस को हैंडल करते तो उन्हें इमिग्रेशन कोर्ट प्रोसीडिंग्स के थ्रू जाना पड़ता, जहां ऑलरेडी 3.7 मिलियन केसेस बैकलॉग में पड़े हैं, जिनके हियरिंग्स जो हैं आने वाले 4-5 साल तक ऑलरेडी स्केड्यूल्ड हैं। तो वो अगर इस प्रोसेस के थ्रू जाते तो उन्हें सालों भर लग जाते किसी एक इंसान को जो है डिपोर्ट करने के लिए। दैट्स वाई दे वांटेड टू इम्प्लीमेंट दिस 226 ईयर्स पुराना 1978 का एलियन एनिमी एक्ट, जिसके तहत अब उन्हें किसी भी प्रोसेस के थ्रू जाने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ एनी पर्सन इज़ अनडॉक्यूमेंटेड, ना वो उसकी सुनेंगे ना उसे कुछ सुनाएंगे और सीधा का सीधा डिपोर्ट कर देंगे अगर वो प्रूव हो जाता है कि ये एक अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल इमिग्रेंट है। आने वाले दिनों में बहुत कुछ डिपोर्टेशन का हमें और सुनने मिलेगा, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने पहले ही दिन ऐलान कर दिया था कि दैट ही इज़ गोइंग टू लॉन्च द लार्जेस्ट डिपोर्टेशन प्रोग्राम इन द हिस्ट्री ऑफ यूएस। और अगर उन्होंने बोल दिया था तो अब वो ये करके भी रहेंगे। ही विल डेफिनेटली रन द बिगेस्ट डिपोर्टेशन ऑपरेशन यूएस हैव एवर सीन। तो मुझे लगता है अभी बहुत कुछ और आएगा, बहुत सारे लोगों का हम और सुनेंगे। चलिए इसी के साथ व्लॉग को एंड करते हुए, आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। फिर से मिलेंगे किसी नए व्लॉग के साथ, किसी नए कंटेंट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, स्टे वेरी वेरी हेल्दी। बाय बाय।